गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग अपने आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, पंचायतों का चुनाव करवाना, बिल्कुल सही। ये जो पंचायतों का चुनाव करवाना है ये आपका भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि जो राज्य चुनाव आयोग होता है उनका होता है। अब हम बात कर लें, और दूसरा ऑप्शन क्या है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, ये सही है। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दल का पंजीकरण, बिल्कुल। अब बात कर लें भारतीय चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का डिस्कशन भारतीय संविधान में आर्टिकल 324 से 329 तक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन। तो देखिए, संविधान के विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ कौन ग्रहण करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा जब शपथ की बात आती है तो हम लोग अगर किस आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है, अगर वो बात करें तो वो आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 60 है। और जब महाभियोग की बात करेंगे तो महाभियोग जो है वो कहाँ है, तो महाभियोग आर्टिकल 61 में है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 73rd संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब लागू हुआ। तो देखिए ये जो क्वेश्चन ये कई बार रिपीटेड है और अब आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। पंचायती राज दिवस भी हम लोग मनाते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ऑप्शन है 21 अप्रैल 1992, 20 अक्टूबर 1993, 20 अक्टूबर 1992 और 24 अप्रैल 1993। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, जब कोई लोकसभा मेंबर, कम से कम 50 लोगों का उसमें सपोर्ट चाहिए, वो लोग मिलकर अगर ये कहें कि जो सरकार अभी चला रही है, सरकार चला रही है मतलब जो लोकसभा में मेजोरिटी में है, उनके ऊपर अब विश्वास नहीं रहा कि वो मेजोरिटी में है या नहीं, तो उसको हम लोग कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखिए बहुत ध्यान से कि लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कारण नहीं बताते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई आप पे अविश्वास नहीं, मतलब विश्वास नहीं रहा कि आप अब मेजोरिटी में हैं, आप सरकार चला सकते हैं। फिर उस पर वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद डिसाइड हो जाता है कि सरकार मेजोरिटी में है या नहीं है। यही चीज़ सेम हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 डेज में गिर गई थी, 13 दिन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो आप बात समझिएगा, विधान परिषद की बात कर रहा है, विधानसभा की बात नहीं कर रहा है। विधान परिषद में टोटल 1/6 सदस्य जो होते हैं उनका जो होता है क्या बोलते हैं, नामित करता है कौन, राज्यपाल, ठीक है। नामित करने का मतलब है जैसे हम लोग 12 जो है राज्यसभा में जो नामित करती है राष्ट्रपति, सिमिलरली वैसे ही 1/6 सदस्य को राज्यपाल नामित करता है, मतलब उनका वोटिंग नहीं होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी भी तरीके से इनका वोटिंग नहीं होता है। तो टोटल 1 में से अगर 1/6 हम लोग सब्सट्रैक्ट करते हैं तो टोटल 5/6 होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कुल कितने सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो 1/6 को तो नामित कर देते हैं सीधे सीधे, तो बचा कितना, 5/6। जब आप 1 - 1/6 करेंगे तो 6 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6 ऐसे लोग होंगे जिनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन है 35, 36, 39 और 40। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सिक्किम है ना, तो ऑप्शन को अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, एक आता है 36। तो मोर और लेस सिमिलर सिमिलर है, आधा आधा का उच्चारण यहाँ भी है यहाँ भी है। मैंने ये ट्रिक आपको बताया था कि सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, 36वां संविधान संशोधन। अच्छा ये हुआ कब था, ये हुआ था 1975 को। कब हुआ, 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति, ये थे पंचायती राज से रिलेटेड। तो पूछ रहा है कौन सा शामिल नहीं है। तो देखिए आप ऑप्शन नंबर, जब आप सी और डी दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा किसी स्तर पे कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये जो है आपका शामिल नहीं था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो आपका शामिल नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन को सपोर्ट किया गया था इसमें अशोक राय मेहता समिति में। और इसमें कह रहा है किसी प्रकार का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा गलत था। बाकी पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, बिल्कुल सही है। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान अनिवार्य शक्ति हो, बिल्कुल सही बात है। टैक्स कलेक्शन का अधिकार हो, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। तभी जाकर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया आपका, क्लियर। तो ये जो रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए ये गलत है, मतलब यही आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही आपको मिलाने के लिए बोल रहा है। देखिए ये आपका 16 महाजनपद में से 5 का नाम दिया है और 5 का नाम मिलाना है और उसकी राजधानी से मिलाना है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी थी आपकी गिरिब्रज, जो आपका ऑप्शन नंबर ई है वो यहाँ थर्ड में होगा। ई का थर्ड आपको ये दोनों दिख रहा है, यानी कि आप पहला जानना होगा मल्ल की राजधानी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मल्ल की राजधानी क्या होगी,
तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि मल की राजधानी थी कुशीनगर, ये आपका ए है, यानी कि 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, वो सही होगा। अब मल की राजधानी कुशीनगर हो गई, तो कंबोज की क्या है वो देखिए, तो यहाँ पर कंबोज का देखिए हाटक नजर आ रहा होगा, ये कंबोज की राजधानी है। फिर असमक की राजधानी क्या होगी, असमक की राजधानी पोटली होगी, ये आपको नजर आ रहा है। और फिर पांचाल का क्या है, तो पांचाल का आपका यही छत्र होगा, ये आपका डी नजर आ रहा है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 4 2 1 5 3, यही आपका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी। आपको सिर्फ दो कोई अगर अच्छे से याद रहेगा तो आराम से निकल जाएगा। पहला तो मगध की राजधानी हमको पता है गिरिब्रज थी, और मल्ल की राजधानी क्या थी, तो मल्ल की राजधानी थी आपकी कुशीनगर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था, मतलब पूछ रहा कनिष्क के दरबार में नहीं था। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और पतंजलि। आंसर क्या होगा, आंसर होगा पतंजलि। पतंजलि बेसिकली एक शुंगकालिक विद्वान थे, शुंगकालिक मतलब शुंग शासन था। और कनिष्क क्या थे आपके, कुषाण वंश के थे, किसके, कुषाण वंश के। कुषाण वंश के प्रतापी शासक में से एक थे कनिष्क। और जब बात कर ले हम लोग कुषाण वंश का, तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे, कुजुल कड़फिसेस प्रथम, ठीक है। कनिष्क के ही शासनकाल में आप लोग शक वंश, शक संवत की शुरुआत हुई है कनिष्क के शासनकाल में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बताया है। मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में बात करें तो मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ है, तो 570 एडी में हुआ है, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो लगभग लगभग 42 साल के उम्र में, मतलब 612 ईस्वी में। और जब हम बात करेंगे हिजरी संवत की शुरुआत, तो याद रखिएगा इसकी हुई थी 622 एडी में, जब वो मक्का से मदीना पैदल चल के जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, क्लियर। और ये जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हीरा नामक गुफा में हुई थी 612 में। इतना डेटा मैं हमेशा आपको बताता हूँ मोहम्मद पैगंबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, वापस से आपको मिलाना है। तो देखिए अब बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य के बारे में। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य जो है वो आपके पुष्टि मार्ग से रिलेटेड है, यानी कि ए का सेकंड आपको नजर आ रहा होगा अगेन बी और सी में। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं रामानुज के बारे में। तो आपने रामानुज के बारे में सुना होगा, ये कौन है, ये विशिष्टाद्वैतवाद वाले हैं। फिर जब बात करें शंकराचार्य, इनका आप याद रखिए, जब बात करेंगे शंकराचार्य का तो ये अद्वैतवाद में है, ये एकदम सीधा सीधा नजर आ रहा होगा। तो 4 का 4 देखिए एक ही ऑप्शन में है, किसमें, सी में है। अगर हम लोग को सिर्फ शंकराचार्य भी याद रहते तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकल जाता। लेकिन ये सारा जो आपका डेटा है जो आपको बिल्कुल याद नहीं होता, इन सबको एक जगह लिख कर उसको अच्छे से याद कर जाइए, सो दैट कि अगर एग्जाम में आए तो आप उसको कंफर्म टिक आउट कर लें, है ना। सिर्फ सेट को देखते रहने से याद नहीं होगा, या तो इसी सेट को आप एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो हम लोग को पता है कि बिहार में 1857 में जो कुंवर सिंह है ना, ऐसा कहा जाता है कि 80 साल के कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के जो एक जमींदार थे, उन्होंने क्या किया था 1857 के विद्रोह में एक मुख्य भूमिका निभाई थी बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कालक्रम पे मतलब उसको अरेंज करना है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और ऑप्शन में चूज करना है कि कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद हुआ। अब देख लेते हैं हम लोग बंगाल विभाजन प्रभावी। तो देखिए जब हम बात करते हैं बंगाल विभाजन का, तो ये बात होता है 1905 से, ठीक है। पहले अनाउंस होता है फिर बाद में इनेक्ट होता है। तो 16 अक्टूबर जो है वो डेट था, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन क्या हुआ, प्रभावी हुआ। नेक्स्ट है दिल्ली से कोलकाता स्थानांतरित करना। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहला वाला में कोलकाता कर लीजिए, कोलकाता से दिल्ली, क्योंकि कभी दिल्ली से कोलकाता ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, ठीक है। कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण ये हुआ 1911 ईस्वी में, क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट बात करें कांग्रेस का विभाजन, तो 1907 ईस्वी में हुआ है, और मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में हुआ है। अब हम लोग बात कर लें कालानुक्रम क्या है, तो पहला 1905 यानी कि पहला का पहला, ठीक है, सब में है। सेकंड 1906 होगा मुस्लिम लीग, यानी फर्स्ट का 4, ये देखिए आपका इसमें और इसमें नजर आ रहा है। और दोनों का दोनों आंसर आपको सही सही नजर आ रहा है यहाँ पे। तो आंसर या तो सी मार लीजिए या डी मार लीजिए, दोनों ही ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। लेकिन याद रखिएगा कोलकाता से दिल्ली राजधानी का ट्रांसफर 1911 में हुआ है। 1911 1912 है ना, 1911 के लास्ट में जो है आपका जो 26 दिसंबर था उस डेट, या 24 दिसंबर डेट को राष्ट्रगान गाया गया था। जॉर्ज पंचम जो 5वें उनके राजा थे वो आए थे उन्हीं के समारोह में, और तभी अनाउंस किया गया था बंगाल विभाजन रद्द करना भी, और जो कैपिटल था वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करना, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र में दी गई थी। तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को जो फांसी दी गई थी वो दी गया था काकोड़ी ट्रेन षड्यंत्र में, षड्यंत्र केस में, ठीक है। काकोड़ी षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, जो आपका लूट लिया गया था एक ट्रेन को जिसमें काफ़ी सारा एसेट्स था, ठीक है। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि अभी रिसेंट का ये न्यूज़ है कि काकोड़ी जो कांड हम लोग पहले बोलते थे उसका नाम बदलकर काकोड़ी ट्रेन एक्शन हो गया है, ट्रेन एक्शन हो गया है, काकोड़ी एक्शन हो गया ट्रेन एक्शन, क्योंकि काकोड़ी कांड एक नेगेटिव दिखाता है, और हम लोगों के लिए ये प्राउड की बात है कि हम लोगों ने सरकारी खजानों को लूट लिया था, है ना। और ये हुआ कब था, याद रखिएगा, ये हुआ था 1925 में। इसी के इल्ज़ाम में जो है अशफाक उल्लाह खान को और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। देखिए ये सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि विदेशी वस्तु का बहिष्कार किसने सबसे ज़्यादा किया भारतीय इतिहास में, और साथ ही साथ देसी वस्तु को बनाना सीखा। जो चरखा चलाने वाले बाबा कौन है, वो है महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी ने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया। तो देखिए अकबर ने बिहार तथा बंगाल को मुगल शासक में कब मिलाया है, राज्य में, साम्राज्य में, 1590, 1576, 1575 और 1572। तो आंसर क्या होगा, 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मिला लेने का मतलब है कि उसको जीत लिया, सीधा सीधा ऐसे समझिए, और दोनों का प्रशासन एक साथ दिख रहा था। नेक्स्ट है, गाँव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। अच्छा, स्वायत्त शासी पंचायतों का मतलब है खुद से आप जो है इनेक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में जो अशोक मेहता कमेटी थी उन्होंने ये भी बताया था कि वे लोग अपना टैक्स का कलेक्शन खुद ही कर सकें। तो टैक्स कलेक्शन खुद करेंगे तो खुद से ही अपना सारा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे, छोटा मोटा जो भी है। तो यही पूछ रहा है कि गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से स्वचालित करने का व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। ऑप्शन में देखिए ये सभी के सभी क्या है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है ना, जिसको कि हम प्राचीन भारतीय इतिहास कह सकते हैं। तो इनमें से किन्होंने किया है, तो इन्होंने किया है द्रविड़ों ने। ठीक है, चलें, और जब इसकी बात करेंगे द्रविड़ों ने, तो याद रखिएगा एक और क्वेश्चन बनना था कि कौन सा जो है आपका वो चोल शासक है, कौन से चोल शासकों ने किया था, ये भी कुछ दिन पहले आया था। तो पंचायती राज का जो इनिशियल जो आपका साइन दिखता है भारतीय इतिहास में, वो चोल शासकों द्वारा और द्रविड़ों द्वारा दिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ। तो देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जैसे ही आता था हम लोग को सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जो लास्ट सेट में पढ़े थे, वो मैं आपको बता दूं, वो था आपका 1780 से 84 था। ये था कब, सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध। और उस समय बताया था कि इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल, तो मैंने बताया था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से 1784 रहे थे। लास्ट सेट में मैंने आपको रिवीजन कराया था। ठीक है, और ये जो हुआ था ये हुआ था मंगलोर की संधि से समाप्त हुआ था। किससे, मंगलोर की संधि से। मैं ये जितनी बातें कर रहा हूँ ये सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग पहले पे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था, तो याद रखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली जीता था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जब लड़ाई हो रही थी तो जीता था हैदर अली। और अंग्रेजों ने व्यवस्था में हैदर अली की शर्तों पर 4 अप्रैल 1769 को, है ना, कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि हुई। तो पहला मद्रास की संधि, ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका मंगलोर की संधि। ये ध्यान में रखेंगे, पहला था आपका 1767 से 69 तक, और दूसरा था 1780 से 84 तक। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ऑप्शन देख लेते हैं, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी कोलब्रुक, सर विलियम जोन्स, और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका सर विलियम जोन्स। ये आप ध्यान में रखेंगे, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो आपका कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कालिदास की ही रचना है ये, कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ड्यूरेंट रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो देख रहे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा है, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है वो लगभग 2430 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 2430 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये आपका शहर दे रहा है और नदी का नाम दे रहा है कि कौन सा शहर किस नदी के आसपास है और कौन सा नहीं है। तो आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो आपका राप्ती नदी है गोरखपुर सही है, सतलज लुधियाना के बगल में सही है, ताप्ती सूरत के बगल में सही है, जबलपुर सोन नदी के आसपास नहीं है। याद रखिएगा जबलपुर नर्मदा नदी के आसपास है। कहाँ है, नर्मदा नदी पे बसा हुआ शहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है। तो देखिए ज्वार भाटा दो होता है, ज्वार का मतलब ऊपर चढ़ना, भाटा का मतलब नीचे आना। लघु का मतलब कम हाइट तक वेव का ऊपर जाना, और दीर्घ भी होता है जिसमें मैक्सिमम जाते हैं, है ना। तो आपका लघु कब होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में बेसिकली आता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसमें थोड़े से डिस्टर्बेंस की वजह से। एक आपका 190 डिग्री होता है और एक आपका 180 डिग्री होता है। दोनों सिचुएशन में एक में आपका लघु ज्वार भाटा आता है, दूसरे में आपका दीर्घ ज्वार भाटा आता है। तो अब ऑप्शन में बोला लघु ज्वार भाटा कब आता है, तो अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, एक महीने में एक बार, एक सप्ताह में 2 बार। तो आंसर क्या होगा, अर्धचंद्र के समय। अर्धचंद्र का मतलब है कि चंद्रमा जो है आधा छिप जा रहा है, और आपको पता होगा कि चंद्रमा के ऊपर जो शैडो आता है वो किसकी वजह से आता है, अर्थ की वजह से आता है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए अब आपको मैप दिखाना होगा, लेकिन हम लोग मैप किसी और क्लास में देख लेंगे अच्छे से डिटेल में। आपको पूछ रहा है सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है, झेलम, चिनाब, सतलज और इंद्रावती। तो आप लोग को ऑप्शन में देख लेंगे, इंद्रावती थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा होगा। ये ऊपर की 3 नदियाँ हैं सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, और बेसिकली सिंधु के 7, 8, 10 जो है वो 7, 8 बेसिकली सहायक नदियाँ हैं, पूर्व से कुछ और पश्चिम से कुछ और। इंद्रावती जो है वो सिंधु की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन इसका कारण है। यानी कि आपको कह रहा है कि वेदर का जो चेंजेस है वो किस वजह से होता है। तो देखिए आपको पता होगा कि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना। अब अर्थ अगर ऐसे झुका हुआ है
और आपका सनलाइट तो डायरेक्ट ही पड़ेगा। तो देखिए आपका घूर्णन की वजह से पृथ्वी अपने जो 360 डिग्री घूमती है उस घूर्णन की वजह से अगर सन यहाँ है आपका तो ऊपर साइड में ज़्यादा लाइट नजर आएगा, और सन इधर है तो नीचे साइड में ज़्यादा लाइट नजर आएगा। इस वजह से मौसम बहुत परिवर्तित होता है, हर 3 महीने में जो है शिफ्टिंग हो जाता है मौसम का। तो आंसर क्या होगा, पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका हुआ होना, मतलब टिल्ट होना। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल में दिया हुआ है इसी वजह से, अदरवाइज पृथ्वी का जो परिक्रमण है, जो सूर्य के चारों ओर घूमना है, उसकी वजह से जो है परिवर्तन होता है। लेकिन सिर्फ मौसम नहीं, उसकी बनावट में परिवर्तन की भी बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन दर्रा किन के बीच स्थित है। तो आपने डंकन दर्रा का मतलब पास होता है, इंग्लिश में इसको पास कहते हैं, और कभी कभी पास ही पूछ देता है सीधा सीधा। तो डंकन पास बेसिकली दक्षिण और लिटिल यानी कि लघु अंडमान द्वीप समूह के बीच में स्थित है। कहाँ है, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। कौन सा, डंकन पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है वापस से जो आपका जनजाति है और जो आपका राज्य है उसके बारे में पूछ रहा है, मिलाने बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि भील जो जनजाति है वो राजस्थान की है, पहला। नंबर 2 ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट जब बात कर ले हम लोग गोंड की, तो याद रखिएगा गोंड कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। तो सेकंड का थर्ड ये भी देखिए नजर आ रहा है दोनों में। फिर बात कर ले लिम्बुस की, तो लिम्बुस आपको याद रखना पड़ेगा, लिम्बुस आपके सिक्किम में है। कहाँ है, लिम्बुस सिक्किम में है, यानी कि ये 4 नंबर नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। ये रटना है आपको कि लिम्बुस जो है वो कहाँ है, सिक्किम की है। फिर कोनियाक कहाँ होगा, नागालैंड। कोनियाक कहाँ होगा, नागालैंड। तो पहला दो आपको तो एकदम पहले से पता होना चाहिए कि भील राजस्थान में और गोंड जो है वो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 27, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। यानी आपको पूछ रहा है कि जो बेसाल्ट निर्मित लावा जो शैल बना है, जो पत्थर बना है, वो किस युग में उसका निर्माण हुआ था। ये एकदम डीप ज्योग्राफी से क्वेश्चन जाकर है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, क्रिस्टेशियस युग में। किस युग में, क्रिस्टेशियस युग में जो है वो बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपने कांडला बंदरगाह सुना होगा, और वो क्या है आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो कांडला जो बंदरगाह है वो आपका क्या है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, जिसको हम लोग EPZ कहते हैं, उसके लिए क्या है, फेमस है। ठीक है, और भारत एशिया का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को जो है वो वैल्यू दिया हुआ। और बात कर ले हम लोग कांडला का, तो कांडला है कहाँ, तो याद रखिएगा कांडला गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे MSP की, तो तभी मैंने बताया था कि MSP टोटल 22 जो है वो ग्रेन्स पे और प्लस 1 जो है वो गन्ना का FRP तय करता है। ठीक है, और जब बात करें गन्ने का जो FRP है वो कौन सा अनुमोदित करता है, मतलब उसका प्राइस के बारे में कौन बताता है, वो बताता है आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री। कौन बताते हैं, आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री तय करते हैं। क्या, गन्ना के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि प्राइस डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वापस से आपको मैचिंग करने बोल रहा है, और देखिए बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, संपोषित विकास और जीवन की गुणवत्ता। तो देखिए सबसे पहले तो जीवन की गुणवत्ता आज के डेट में डिपेंड करती है स्वास्थ्य पे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो डी का देखिए 3 कहाँ नजर आ रहा है, 4th नंबर में आ रहा है। अब हम लोग इससे मैच कर लेते हैं। आर्थिक विकास जो है वो संरचनात्मक परिवर्तन दिखाता है, जैसे जैसे आप लोग जो है पैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, संरचनात्मक का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखेगा, है ना, रोड्स दिखेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आएंगी, ऑफिस नजर आएगा, इस तरह से। सेकंड जब बात कर लेते हैं आर्थिक वृद्धि का, तो आर्थिक वृद्धि किससे मेजर हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद से, जिसको हम लोग GDP कहते हैं, है ना। फिर संपोषित विकास का मतलब हो गया आपका पर्यावरण से। ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता डिपेंड करेगी आपके स्वास्थ्य पे, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, यानी कि आर्थिक विकास जनरली किसमें मतलब विजिबल होता है, कैसे हम देख पाते हैं। या आर्थिक विकास के साथ साथ कौन मिला हुआ होता है, युग्मित का मतलब उसके साथ साथ चलता है। याद रखिएगा जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, यानी कि हमारे पास पैसे आएंगे, तो पैसे आएंगे तो हमारा डिमांड बढ़ेगा, एक ही चीज़ के लिए हम ज़्यादा पैसा देने लायक लगेंगे। जैसे ही हम पैसा ज़्यादा देंगे तो समझिए उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन। बात समझ रहे हैं, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन, जिसको महंगाई कहते हैं, और इन्फ्लेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, स्फीति कहते हैं। क्लियर। तो याद रखिएगा आर्थिक विकास जो होता है सामान्यतः किसके साथ होता है, युग्मित का मतलब किसके साथ होता है, तो महंगाई के साथ होता है। जैसे आप देख रहे हैं आज से बहुत मतलब 7-8 साल पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो महंगाई कम नजर आ रही थी, आज महंगाई ज़्यादा होते हुए भी सब लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके पास पैसा है। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास हुआ महंगाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई, वैसे ही है। तो आंसर क्या होगा, स्फीति होगा, इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, और इसका आंसर लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे कि एक ही समय के अंतराल में जो है आपका इनकम भी डबल हो जाए, महंगाई भी डबल हो जाएगी, तो टोटल जो इनकम है वो क्या होगा। ऑप्शन है दुगनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करेंगे। वेरी गुड, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे
के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो देखिए आपको मैं बता दूं कि पृथ्वी के टोटल 3 लेयर थे, है ना, जिसमें सबसे पहला क्या है, क्रस्ट है, दूसरा क्या है, मेंटल है, तीसरा क्या है, कोर है। ऊपर वाले को हम लोग सियाल कहते हैं, SiAl, सिलिकॉन एल्यूमिनियम। दूसरा सीमा होता है, SiMa, सिलिकॉन मैग्नीशियम। और तीसरा जो होता है वो नीफे होता है, कोर, जिसमें निकेल और फेरस नजर आता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपको नजर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, निकेल और फेरस, फेरस कहिए या फेरम कहिए, मेरे हिसाब से फेरस होगा। ये आपका कहाँ है, कोर में है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो है मैग्नेटिक जो फील्ड है, जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण है, उसका जो है रीजन यही कोर है हमारा अर्थ का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? अच्छा, अपर्दन का मतलब होता है भूमि का कटना और साथ साथ बनना, पैरेलल वे में चलता रहता है। तो ये जो भौगोलिक अपर्दन जो चक्र है, इसके बारे में बताया था WM डेविस ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी क्या है, WM डेविस ने बताया था, जिनका पूरा नाम है विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में बताया था भौगोलिक अपर्दन चक्र। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप में समांतर स्थित है? द्वीप के समांतर स्थित है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, याद रखिएगा। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में, कहाँ है, हिंद महासागर में। और ये बेसिकली है कहाँ, ये जावा द्वीप के समांतर में है। कहाँ है, जावा द्वीप के समांतर है सुंडा। जो आपका ट्रेंच है, ट्रेंच का मतलब वही जैसे मारियाना ट्रेंच है ना, गर्त, वैसे ही याद रखिएगा। सुंडा ट्रेंच का जो आपका डेप्थ है वो लगभग 7725 मीटर है, ठीक है। और इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समांतर है आपका सुंडा ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो याद रखेंगे वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है, ठीक है। चलें, और लगभग पूरे विश्व का 23% मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है। पूरे विश्व का 23% जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। और सेकंड स्थान पे दूध के प्रोडक्शन में कौन है? तो याद रखेंगे अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका सेकंड स्थान है दूध के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो अटल आवासीय विद्यालय योजना जो है वो ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, किस राज्य में शुरू की गई? तो वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है अटल आवासीय विद्यालय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे, याद रखिएगा यहाँ बौने तारे हैं, है ना, का पता लगाया है, जिसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का जो पता लगाया उसका नाम है जानूस। क्या नाम है? जानूस नाम है, जो पृथ्वी से लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका 9 जनवरी, हर साल मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी यानी 9 जन को 1915 को गांधी जी भारत आए थे, ठीक है। अब क्वेश्चन का बात करते हैं कि प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम को। किनको? राज सुब्रमण्यम को, जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? याद रखिएगा ये पासपोर्ट सूचकांक क्वार्टरली निकलता है, एनुअली नहीं निकलता है, हर 3 महीने पे निकलता है। बट फिलहाल बात कर लें 2023 में, तो याद रखिएगा ये पोजीशन है आपका 85th, 85वां स्थान है भारत का। ये मोस्ट फ्रिक्वेंट बदलने वाला है क्योंकि हर 3 महीने में निकलता है, तो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, बस एक रफ आइडिया समझ लीजिए 85 के आसपास इंडिया का रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ई सरस मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ई सरस जो मोबाइल ऐप है, क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, दूरसंचार विभाग, रेल मंत्रालय, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। आंसर क्या होगा? केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने ई सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये किसके लिए किया है? याद रखिएगा सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो महिलाएं हैं उनको उनके उत्पाद की बिक्री में सहूलियत देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के साथ ई सरस ऐप को शुरुआत किया गया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में ओमान चंडी का निधन हुआ है, ये किस राज्य की मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो याद रखिएगा जो ओमान चंडी है ये केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलें आगे। और कब से कब तक? तो 2011 से लेकर 2016 तक केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओमान चंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब इंडिया ने जीता है। अच्छा, किसको हरा कर जीता है? तो याद रखिएगा पाकिस्तान को हरा कर जीता है। अच्छा, जब पुरुष एकल की बात हो रही है तो महिला एकल भी होगी, तो याद रखिएगा महिला एकल का खिताब भी भारत ने जीता है। किसने? भारत ने। किसको हरा कर जीता है? तो साउथ कोरिया को, दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता है फीमेल एकल में। मेल एकल में भी इंडिया ने जीता है, कौन सा? हॉकी जूनियर एशिया कप, ठीक है। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना के हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जल जीवन योजना के लिए आपसे पूछ रहा है कितना राशि दिया गया है। ऑप्शन में देखिए आपको दिख रहा होगा 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 65,000 करोड़ और 70,000 करोड़। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 70,000 करोड़ दिया गया है जल जीवन मिशन के लिए 2023-24 में। अच्छा, जब बात करेंगे मनरेगा, आपने सुना होगा मनरेगा जो कि रोजगार प्रदान करता है एटलीस्ट कम से कम 100 दिनों का, तो मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है। ऑप्शन क्या क्या है, यमन, बांग्लादेश, भारत और थाईलैंड। तो याद रखिएगा बिपरजॉय का नामकरण किसने किया है, बांग्लादेश ने किया है। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, 5 मार्च, 28 मई, 11 अप्रैल और 15 अगस्त। अभी कुछ दिनों पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है, आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवनिर्मित संसद का उद्घाटन किया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन, ऑप्शन देख लेते हैं, वियना, जिनेवा, मॉड्रिड और लंदन। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका लंदन में है अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय। एक बार याद रखेंगे इसको, ना हो तो कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई है, 1949 में। और जब बात करेंगे केंद्रीय सिल्क बोर्ड 1949 में बना है, इसका जो हेड क्वार्टर है, HQ कहाँ है, वो क्या है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में जो है केंद्रीय सिल्क बोर्ड का हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, ऑप्शन है आपके पास 19 नवंबर, 19 सितंबर, 5 मई और 7 जून। तो आंसर क्या होगा, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, 19 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सबसे प्रथम बार 1955 में। कब दिया गया, 1955 में। और प्रथम व्यक्ति थे माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा आपको, माखनलाल चतुर्वेदी प्रथम व्यक्ति थे जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों के हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, मतलब बल्ब जो आपका बनता होगा, आप देखते होंगे ऐसे, ऐसा आपके पास एक होता है और यहाँ पर बल्ब का लाइट होता है जो ऐसे टकराता है और पैरेलल वे में जाता है। मतलब कोशिश किया जाता है कि इसके लाइट को एक जगह फोकस किया जाए। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में देख लेते हैं आपको, परावर्तक के फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। ये आप समझिए, क्योंकि फोकस के आसपास रहेगा तभी वो टकराने के बाद पैरेलल जाएगा। क्या होगा, पैरेलल जाएगा। और हम लोग को फोकस कोशिश करना है कि लाइट जो है वो पैरेलल जा सके। ठीक है, फोकसित हो सके, क्योंकि लाइट फैला रहेगा तो हम लोग को दिखेगा नहीं। तो जो बाइक चलाते होंगे उनको ये आइडिया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 के घात के रूप में टेरा का मान क्या है। तो देखिए, आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि कंप्यूटर का जो स्टोरेज का जो मैक्सिमम जो यूनिट है वो अब आता है किसमें, TB में आता है, जिसको हम लोग टेराबाइट कहते हैं। अब ये मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ हो रहा है। तो टेराबाइट यानी कि टेरा का जो यूज़ हो रहा है वो 10 के घात में 10⁻12 है। कितना है, 10⁻12 को हम लोग क्या कहते हैं, टेरा कहते हैं। और जब बात करेंगे 10⁻−12 का, इसको भी कहीं लिख लीजिए आप, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 10⁻−12 को हम लोग कहते हैं पीको कहते हैं। क्या कहते हैं, पीकोमीटर का मतलब 10⁻12 होता है। फिर 10⁻15 आपको ऑप्शन में नजर आ रहा होगा। 10⁻15 को हम लोग फेम्टो कहते हैं। क्या कहते हैं, फेम्टो कहते हैं। ठीक है, और 10⁻18 आपको पॉजिटिव दिख रहा होगा, इसको हम लोग एक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सा कहते हैं। तो जब बात करेंगे टेरा का, तो आपने टेराबाइट सुना होगा कंप्यूटर स्टोरेज में, तो होता है 10⁻12। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो देखिए, मायोपिया आपको कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस को, है ना, निकट दृष्टि दोष को। तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग किससे दूर करते हैं, अवतल से करते हैं। हिंदी में अगर चले तो निकट 4 लेटर है तो इस तरह अवतल होगा। और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं आपके दूर दृष्टि दोष को। तो दूर दृष्टि दोष है तो हम लोग क्या बात कर लेते हैं, उत्तल की बात कर लेते हैं। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, अवतल और उत्तल किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, अवतल और उत्तल। तो याद रखिएगा, मायोपिया अवतल दर्पण की अवतल लेंस से और हाइपरमेट्रोपिया उत्तल लेंस से। बहुत ध्यान से इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है आपका, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है तो इसका भार, याद रखिएगा भार का मतलब mg होता है। m तो आपको 2 दे दिया, g का वैल्यू 9.8 होता है। तो 9.8 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19.6 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, न्यूटन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है F = ma होता है ना। जो आपके न्यूटन के सेकंड गति के नियम से F = क्या होता है, ma होता है। और यहाँ a क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। तो सिमिलरली a की जगह यहाँ g है, वो आपका एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो इसलिए ये जो वैल्यू आएगा 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करके वो किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो वस्तु पे किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो W = देखिए, एक तो होता है Fs, और जब एंगुलर होता है तो हो जाता है Fs cos थीटा। ठीक है, तो अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बल पे निर्भर करेगा। S का मतलब यहाँ पर विस्थापन है, विस्थापन पे निर्भर करेगा। दोनों के बीच के कोण पे भी निर्भर करेगा, cos थीटा है। ये आ गया आपका वस्तु के प्रारंभिक वेग पे जो है निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि W = Fs जो है उसमें कहीं भी वेग की चर्चा नहीं है। चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होता है, इसके लिए वे ध्वनि के किस विशेष गुण का उपयोग करते हैं? तो ध्वनि आपको पता है टकराने के बाद लौटता है, इसी का यूज़ करता है। और हम लोग के पास इतना ज़्यादा साउंड है जो थोड़ा बहुत इको कर पाते हैं हम लोग, टकरा कर लौटता है। लेकिन क्योंकि चमगादड़ की आंखें नहीं होती हैं, उसके पास एक अल्ट्रासोनिक जो होता है वो साउंड जनरेट होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, जो हम जनरली सुन नहीं पाते हैं। तो यही जो अल्ट्रासोनिक वेव है, जो आपका साउंड है, वो टकरा कर लौटता है और उसको चमगादड़ को पता चलता है कि हाँ आगे कुछ है, तो वो मुड़ जाता है। तो आंसर क्या होगा, अल्ट्रासोनिक जो है आपके पास ध्वनि की विशेषता है चमगादड़ के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा के अच्छे अवशोषक। अच्छा देखिए, उष्मा का जो अच्छा अवशोषक होगा वो अच्छा परावर्तक भी होगा या उत्सर्जक भी होगा। सिंपल समझिएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे आप अपने घर में क्या मार्बल लगाते हैं तो वो क्या होता है, गर्मी में रिफ्लेक्ट करता है गर्मी को, तो सिमिलरली ठंड में ठंड को भी रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए मार्बल पे ठंड के समय में रखेंगे तो आपको ठंडा ठंडा फील होगा। तो जो अच्छा अवशोषक है वो अच्छा उत्सर्जक भी होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपको फिर मैच करने बोल रहा है और मेरे हिसाब से ये मैच आप लोगों को करना चाहिए। विद्युत धारा किसका होगा, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो विद्युत धारा, फिर ताप है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, विद्युत धारा एम्पियर, ये रहा आपका ए। फिर ताप किस लिए है, तो ताप को केल्विन में है, तो ये आपका बी। ज्योति तीव्रता कैंडेला को कहते हैं, तो ये आपका सी। पदार्थ की मात्रा को मोल कहते हैं, ये आपका डी। यानी कि 4 का 4 किस में नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है। क्या हम लोगों ने जो मैच किया वो सही है, बी फर्स्ट का 3rd एम्पियर सही है, ताप का आपका केल्विन होगा ये भी सही है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, क्लियर कट आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें आगे, ये ऐसा ही मात्रक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाते हैं? तो देखिए आवर्त जो है वो आपको दर्शाएगा प्रधान क्वांटम संख्या का। ठीक है, प्रधान क्वांटम संख्या को दिखाता है जनरली आवर्त सारणी में आवर्त का मान। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गलत को पहचानना है। तो अब क्वेश्चन कह रहा है, अम्ल वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरणों को पृथ्वी पर तक नहीं पहुंचने देती है, ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। अवरक्त की जगह यहाँ क्या है, पराबैंगनी है। क्या है, पराबैंगनी है, अल्ट्रावायलेट रे है, यूवी रे कहते हैं इसको। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, बाकी 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, फ्लोरोसिस यानी अस्थि रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन देखेंगे, पानी में फ्लोराइड, पानी में कीटनाशक, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर क्या होगा, पानी में फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, पानी में फ्लोराइड की वजह से जो है वो आपका अस्थि रोग होता है। आप क्वेश्चन को भी देखेंगे ध्यान से तो आपको बोल रहा है फ्लोरोसिस, क्या पूछ रहा है, फ्लोरोसिस यानी कि फ्लोराइड। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? देखिए प्लास्टिक 2 तरह का होता है, एक जो मेल्ट होकर बदला जा सके, एक जो मेल्ट होकर नहीं बदला जा सके। जैसे घर में जो स्विच है वो कितना भी हीट होगा वो बदलेगा नहीं, हालांकि वो एक तरह का प्लास्टिक है। तो उसी में आपको पूछ रहा है कि कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन है नियोप्रीन, नायलॉन 6, पीवीसी, बेकेलाइट। आंसर होगा बेकेलाइट। बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग बहुलक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? अपचायक शर्करा का मतलब नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब होता है, जो अपचायक शर्करा एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और अन्य पदार्थों द्वारा कम भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा कौन सा है, तो ऐसा है आपका सुक्रोज। कौन सा है, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेनफ्थलीन एक सिंथेटिक संकेतक है। देखिए संकेतक का क्या मतलब होता है, जैसे आपने लिटमस के बारे में सुना होगा, लाल और ब्लू है ना, ब्लू पे अगर एसिड डाल दें तो वो लाल हो जाएगा, लाल पे अगर बेस डाल दें तो ब्लू हो जाएगा। तो ये एक संकेतक है जो कि कुछ बताता है आपको। तो सिमिलरली जो फेनफ्थलीन बॉल होता है ये भी एक तरह का संकेतक है, जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होता है। मतलब फेनफ्थलीन बॉल को जब अम्लीय में डालेंगे तब क्या होगा, और जब क्षारीय में डालेंगे तब क्या होगा। तो देखिए जब अम्लीय में डालेंगे तो रंगहीन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, डी नंबर नजर आ रहा होगा आपको। और जब क्षारीय विलयन में डालेंगे तो गुलाबी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, और इसको कहीं लिख कर याद कर लीजिए कि फेनफ्थलीन एक संकेतक है जो एसिड डालने पर रंगहीन हो जाता है, मतलब कलरलेस, और क्षार डालने पर क्या, गुलाबी हो जाता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई जाती है, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, ये क्या बताता है? तो देखिए चीनी ओरिजिनली में क्रिस्टल होता है, फिर पानी में घुला तो वो अपना बदल दिया रूप, और फिर ठंडा होने के बाद फिर क्रिस्टल हो जाता है। तो ये बताता है कि ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्या है, फिजिकल चेंज है, जिसको उल्टा किया जा सकता है। जब आप 8-9 का साइंस पढ़ेंगे तो उसमें केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। फिजिकल रिएक्शन वैसा जिसको रिवर्स किया जा सकता है, जैसे पानी से बर्फ जमना, जब बर्फ से पानी जमना। और केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे दूध का दही जमना। तो ये जो आपका घटना बता रहा है, ये घटना बता रहा है फिजिकल चेंज का, क्लियर, जिसको हम लोग उल्टा नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते क्या कहलाते हैं? तो यौगिक, अधातु और धातु। तो आंसर क्या होगा, अधातु जो है वो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते, उसको क्या कहते हैं, अधातु। एक उपधातु होता है ना, वो सेमीकंडक्टर होता है, उनको हीट देने के बाद क्या होता है, उनका चेंज हो जाता है, और हीट देने के बाद उनमें इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और जैसे वो है क्या हमारा
सिलिकॉन है जो हम लोग सबके मोबाइल में है सिम के फॉर्मेट में, वो आपका क्या है, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नोड के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो दो नोड के बीच तने के हिस्से को हम लोग इंटर नोड कहते हैं। दो के बीच में है तो सीधा सीधा इंटर नोड, ऐसे समझिए। चलें, नेक्स्ट है, जूट जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? देखिए मैंने आपको बताया जूट जो है एक गन्ने की तरह होता है, इसको पानी में डाल के सड़ाया जाता है, फिर एक एक करके इसके बीच के धागे को निकाल लिया जाता है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग तना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तना से। अच्छा, विश्व में जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आप लोग को पता होगा, बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश। और भारत में क्या है? तो वेस्ट बंगाल जो है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादक करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। सेकंड, अंडाशय से बीज बनता है और बीजांड से फल बनता है, क्रॉस कर दिया पहले वाले को ही, ठीक है। थर्ड क्या है, परागन से बीज बनता है और परागकोश से फल बनता है। और फोर्थ है, परागन से फल बनते हैं और परागकोश से बीज बनता है, मतलब चेंज कर दिया। तो पहला ही ऑप्शन देखिए आप, अंडाशय से फल बनता है, बिल्कुल सही है, और बीजांड से बीज बनता है। आप इस दोनों को देख लीजिए, बीजांड का मतलब बीज वाला अंडा से क्या बनेगा? बीज बनेगा। क्लियर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड में छिद्र किसके कारण होता है? देखिए आपको पता होगा ब्रेड जो होता है उसमें आप क्या करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं। ईस्ट क्या है? ह्यूमस है एक तरह से, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो ब्रेड में जो छिद्र है, जो आपका फ्लफी बनता है, वो किसकी वजह से बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्माण होता है? तो याद रखिएगा ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर कहते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक आपका टफ होता है, मतलब एक को हम लोग क्या कहते हैं, मृदु कहते हैं, और एक को चिकनी यानी कि खुरदरा कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर, ठीक है, और एक को कहते हैं आपका स्मूथ, एस से, एस ई आर और आर ई आर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो आवश्यक प्रोटीन और लिपिड प्रोवाइड करता है कोशिका झिल्ली के निर्माण में। नेक्स्ट है, एचआईवी एड्स रोग नहीं फैलता है? तो देखिए मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, ऑप्शन नंबर यही सही है। सुई का आप बार बार एक ही सुई से लगाएंगे वो होगा, एचआईवी संक्रमण से होगा, और असुरक्षित यौन संबंध से होगा। तो मच्छर के काटने से एचआईवी कभी नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है? तो देखिए ऑप्शन देखिए, मलेरिया, निमोनिया, हैजा और डिप्थीरिया। तो आंसर क्या होगा? आंसर है मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। क्या है? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मलेरिया होता कैसे है? तो एक तो अभी आप जान गए, प्रोटोजोआ द्वारा, और वो क्या है आपका, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? देखिए कोई भी ऐसा विटामिन नहीं जो हमारे शरीर में उसका निर्माण होता हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको दिख रहा होगा, विटामिन ए जो है ये हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता। बाकी ये तीन क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो देखिए जब आप बात कर रहे हैं थायरॉक्सिन, थायराइड, तो टीएसएच का आपने सुना होगा, जिसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब किसी को थायराइड चेक कराना पड़ता है तो वो टीएसएच ही चेक कराते हैं, और टीएसएच का फुल फॉर्म मैंने फिर बताया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, और यही जो है जिम्मेदार है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, उत्तेजित करने वाला जो हार्मोन है, उत्तेजित करने वाला, वो कौन सा है? टीएसएच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पेन पेपर के साथ तैयार हो जाइए और देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। दो चार क्वेश्चन मैथ्स का हम हर दिन लेते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है, पैर की कुल संख्या 90 है। देखिए आपको पता है कि पैर जो है वो बकरियों का 4 है, गॉट, ठीक है, और जब तोते हैं, पैरट है, उनका 2 है। मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसको 2 कंसिडर कर लिया, मान लिया कि 2 है। आप देखिए टोटल पैर की संख्या, सर की संख्या 35 है, और सबको अगर 2-2 पैर है तो टोटल 70 पैर होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं इसी तरह से क्लास में समझाता हूँ और बहुत मजेदार है, आपको पेन ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली बना लेंगे इसको, 2-3 सेकंड में बना लेंगे एग्जाम में। अब देखिए टोटल 70 पैर होना चाहिए, और कह रहा है क्वेश्चन में टोटल 90 पैर है, 20 पैर बढ़ा, किसकी वजह से? आप यहाँ देखेंगे जो 4 पैर था गॉट का, उसको हम लोगों ने 2 कंसिडर किया, यानी कि हर एक गॉट पे, हर एक बकरी पे 2 पैर ज़्यादा होना चाहिए था। टोटल 20 पैर ज़्यादा है, इसको 2 से अगर डिवाइड कर लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बकरी की संख्या 10 है। फिर से एक बार आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा सेकंड टाइम में, तो आपको समझ में आएगा कि 10 बकरियों की संख्या कैसे आई। तो आपसे पूछ रहा है तोतों की कुल संख्या कितनी होगी, 35 सर हैं जिसमें से 10 बकरियां हैं, तो टोटल आपकी क्या होगी, 25 क्या होंगे, तोते की संख्या होंगे। बहुत अच्छे से आराम से रिपीट करके एक एक स्टेप को सुनकर आप क्लियर कर लीजिएगा क्वेश्चन कैसे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसको अवरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम है, चारों ऑप्शन में डेटा लगभग लगभग सेम नजर आ रहा है, तो किसी एक का डेसिमल वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.8, ठीक है, फिर इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे 110, 15 7 105, 0.7, इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.5, और इसका डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 0.8, और फिर 200 208, 0.8। अब आपको दिख रहा होगा 22/25 अवरोही क्रम का मतलब, आरोही नहीं है सॉरी, अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में होगा, बड़ा से छोटा पे आना है। तो आपको दिख रहा होगा सबसे बड़ा ये है 22/25, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन में एक ही है, ऑप्शन नंबर सी है 22/25, यानी 8.8, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, यही आपका क्या होगा, अवरोही क्रम होगा, मतलब घटते क्रम, बड़ा से छोटा चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अलग अलग मोबाइल पर स्टॉप वॉच में अलार्म सेट किया गया जो क्रमशः 15, 20 और 25 सेकंड में बजती हैं।
यदि वह 9:25 पर एक साथ बजी थी तो फिर एक साथ कब बजेगी? तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम लेना है। 15, 20, 25 का एलसीएम, तो 25 और इसका एलसीएम देखिए तो हमारा आ जाएगा 75, 75, और 75 में इसका 5 निकालना है तो हमारे पास बच जाएगा 4, तो 75 4 जा 300, और 300 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ सेकंड है तो 300 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो आ जाएगा 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट आ जाएगा। और 9:25 है, इसमें 5 और ऐड कर लीजिए तो 9:30 बजे फिर से तीनों अलार्म एक साथ बजेगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट? इतना ही टाइम लगना है, एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ना है, एलसीएम निकालना है, आंसर मारना है, आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरह का क्वेश्चन कि जब भी 12 है तो हम लोग इसको 2 सक्सेसिव में तोड़ते हैं, तो 3 × 4 में तोड़ेंगे। सक्सेसिव का मतलब 2 लगातार नंबर में, और प्लस है तो आंसर बड़ा वाला होगा। अब माइनस रहता तो आंसर छोटा वाला रहता, बड़ा का मतलब यहाँ पे 4, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। अदरवाइज इसको अगर डिटेल में समझना है तो इतना इज इक्वल टू एक्स कंसिडर कर लीजिए, दोनों और स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आपका 12 प्लस ये देखिए ये फिर इन्फिनिटी है तो इसको एक्स कंसिडर करेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इन सबको उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -12 और -x इज इक्वल टू 0। अब इस -x को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 4x और +3x में, ठीक है, और फिर जब इसको ब्रेकआउट करेंगे तो आंसर क्या होगा? 4 आ जाएगा। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो देखिए आपको पता होगा बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद की ये घटना है। जब बात करें बैटल ऑफ पलासी की तो याद रखिएगा 1757 है, और बैटल ऑफ बक्सर है 1764, ठीक है। और इसके बाद आपका 12 अगस्त 1765 वो दिन था जिसमें कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। दीवानी का मतलब हो गया टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, राजा राम मोहन राय, तारकनाथ दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और क्रिस्टो दास पाल। तो क्रिस्टो दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि 1861 में क्रिस्टो दास पाल हिंदू पैट्रियट के संपादक बने थे और इनको ही भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसका विलय हुआ था? तो जो इस सेट को डिस्कशन कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के राज हड़प नीति के तहत ऑप्शन देख लेते हैं, अवध, झांसी, सतारा और जयपुर। तो आंसर क्या होगा? सतारा का सबसे पहले विलय हुआ। ईस्वी क्या था? ईस्वी था 1848, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? तो पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग आप ऑप्शन देखेंगे, आंसर क्या होगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है अ नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? अगेन मैंने ये क्वेश्चन आप लोग को बता रखा है, मैंने बताया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरुआत होता है और साथ ही साथ जो आपका 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के साथ साथ स्टार्ट होता है और ये लगभग 1934 में जाकर एंड घोषित किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग घोषित कर दिया गया था कि अब हम इसको बंद कर रहे हैं। लेकिन बीच में ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें बीच में एक जगह रुकाव पड़ा, गांधी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है गांधी जी इसको रोक कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके चले गए थे इंग्लैंड, और बहुत आशा के साथ गए थे कि वहाँ उनको काफ़ी कुछ मिलेगा क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में इरविन साहब ने काफ़ी कुछ वादा किया था, लेकिन वहाँ से रिटर्न जब वो आए तो उनको कुछ नहीं मिला था, ठीक है। वहाँ का जो सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल था वो आपका फ्लॉप हो गया था। तो यही 1931 में उन्होंने आकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट कराया था और उस टाइम की ये घटना है, उन्होंने कहा कि मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। तो आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये घटना को अगर याद रखेंगे तो ये आपको सीक्वेंस भी समझ में आएगा और क्वेश्चन भी समझ में आएगा कि ये क्यों बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो देखिए जब हम बात करते हैं जिया तरंग आंदोलन तो ये था आपका ऑप्शन ए मणिपुर में हुआ था। अच्छा ये हुआ कब था? तो देखिए हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की अभी जस्ट बात की थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जिस समय भारत में चल रहा था उस समय नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में इसी के बिहाफ में जिया तरंग आंदोलन चल रहा था। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुस्लिमों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के मुजफ्फर जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था। चलें, किस जिले में? मुजफ्फर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। और 1927 देकर याद रखिएगा, आपको याद आएगा सामन कमीशन का फॉर्मेशन, और 1928 में सामन कमीशन इंडिया आए थे, और बाकी आप जानते हैं लाला लाजपत राय, सामन कमीशन गो बैक का नारा लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो देखिए आपको पता होगा हुमायूं का 1539-40 में इन्होंने एक बैटल लड़ा था जिसमें कि ये शेरशाह सूरी से हारे थे और 15 साल ये गायब रहे थे और फिर वापस कब लौटे? 1555 में लौटे थे। तो पहले तो ये सिचुएशन याद रखना चाहिए। फिर ये 39 का युद्ध था आपका चौसा का, और 40 का युद्ध था बिलग्राम का। इसको हारने के बाद तो चौसा हटा लीजिए, बिलग्राम आपका है, और 1555 में ये वापस से जो है जीत कर आते हैं, और वो युद्ध कौन सा था? वो युद्ध था सरहिंद का युद्ध।
और फिर 1956 या 55 के लास्ट तक में इनकी डेथ भी हो जाती है। तो आपको पूछ रहा है कि सबसे लास्ट में, सबसे बाद में लड़ा गया युद्ध क्या था? सरहिंद का युद्ध, जिसके बाद इन्होंने वापस से इंडिया में मुगल शासन की नींव रखी थी। क्लियर? सरहिंद का युद्ध 1555। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो देखिए, इनका जो आपका गुरु ग्रंथ साहिब है, ये एक बुक है, इसका संकलन किया है गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया है? गुरु अर्जुन देव ने किया है, जो 5वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? तो देखिए, उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर क्या होगा? आंसर है आपका धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा। अच्छा, धौलावीरा है कहाँ आज करंट के डेट में? तो धौलावीरा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। क्लियर? क्या मिला है? उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? बड़ा आश्चर्य वाली बात है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त हम किस काल की बात कर रहे हैं? गुप्त काल की बात कर रहे हैं। और नेपोलियन कहाँ का है? ऑलमोस्ट मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड का है। फिर भी हम लोग पुराने वाले आदमी को नए वाले से तुलना कर रहे हैं, हालांकि चलिए ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि किसने कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। हरी सेन, विंसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप और विलियम जोन्स। तो आंसर क्या होगा? विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी और सब में लगभग जीता है, और नेपोलियन ने भी सारा वॉर लगभग जीता है। इस वजह से इनको ये उपाधि मिली है। अब बात कर लें जेम्स प्रिंसेप की, तो आपको पता होगा अकबर के शिलालेखों का सर्वप्रथम अध्ययन इसने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, आपसे पूछ रहा है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, ये सही है। बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को भी प्रदान की जाती थी, ये गलत है। ठीक है। बौद्ध संघ जो है गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। संघ में चोर, हथियारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास एवं रोगी व्यक्तियों का प्रवेश क्या था? वर्जित था, एंट्री नहीं मिलता था इन सबको। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? कौन सा गलत है? तो उसके अकॉर्डिंग ये है आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्नलिखित में से कब हुई? तो देखिए, संविधान सभा का स्टार्टिंग अगर बात करें तो स्टार्टिंग हुआ है 9 दिसंबर 1946। सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ऑन द बेसिस ऑफ एज कह लीजिए, है ना, वरिष्ठतम के आधार पे। नेक्स्ट क्या है? 11 दिसंबर 1946, 1946। इसमें क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट जो है, स्थायी जो है अध्यक्ष घोषित किया था। और फिर 13 दिसंबर 1946, ये क्या था? आपके जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो उद्देश्य का प्रस्ताव है वो बताया, बाद में वही हमारा प्रस्तावना बन गया था। ये तो था इनिशियल। फिर अगर बात कर लें हम लोग अंतिम की, तो अंतिम से चलें तो सबसे पहला अंतिम मीटिंग आएगा आपका 26 नवंबर 1946, सॉरी 1948, 26 नवंबर 1949 को क्या था? संविधान को अपनाया गया था, टोटल 284 सदस्यों के सिग्नेचर के साथ। ठीक है, 284 लोगों के सिग्नेचर के साथ जो है संविधान को अपनाया गया था। और साथ ही साथ 26 जनवरी 01 1930 को जो हम लोग सिंबॉलिक जो आज़ादी बनाए थे कांग्रेस पार्टी ने, उसको याद रखने के लिए हमने फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जैन 1950 को मनाने की घोषणा की, है ना। और अब बात कर लें अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक हुआ है 24 जनवरी 1950। देखिए, मैंने काफ़ी कुछ बताया इस क्वेश्चन में आपको। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई है, और उस दिन जो है 3 चीज़ें हुई। तो ऑप्शन में चले हम लोग, तो आंसर क्या होगा? 24। अब इस दिन 3 चीज़ें हुई हैं। पहला क्या? तो पहला प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ। तो प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर क्या हुआ? नेशनल एंथम बना जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग बना कौन सा? वंदे मातरम। इन तीनों चीज़ की घटनाएं एक साथ हुई है 24 जनवरी को, जो कि संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। और जस्ट इसके एक दिन बाद 25 जनवरी को सुकुमार सेन चुनाव आयुक्त बने। क्लियर? 25 जनवरी को सुकुमार सेन जो है चुनाव आयोग का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष बने। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इसलिए हम लोग 25 जनवरी को वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरी कहानी को आप 2-3 बार देख लेंगे इस वीडियो में, तो एकदम याद हो जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो याद रखिएगा, टोटल है आपका 131। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद हो जाना चाहिए था अभी तक। अब इस 131 में बाइफर्केशन क्या है? एससी का और एसटी का। तो देखिए, एससी का जो सीट है वो है आपका 84, और एसटी का जो सीट है वो है 47। दोनों को ऐड कर लेंगे 131 आएगा। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निजी क्षेत्रों के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, पहले ये 60 वर्ष था, अब ये 65 वर्ष हो गया है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए अधिकतम एज क्या है? 65 ईयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले बात कर लें पंचशील का, तो मैंने आपको एक बार और बताया था, हिंदी चीनी भाई भाई शुरुआत में नेहरू जी को कि जो दो उस समय जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है उसमें से किसी से भी जुड़ना नहीं पसंद किए, है ना, गुटनिरपेक्ष रहना पसंद किए थे। तो उन्होंने 5 पॉइंट का एक टॉपिक बनाया जिसको पंचशील बोला गया, और उसको फॉलो करना था हर एक कंट्री को। उसमें पंचशील में आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या नहीं है।
तो पहला जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वो है शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, मतलब साथ साथ रहना, सही है। क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, ये भी सही है कि भाई आपका जो पार्ट है वो आपका है, मेरा जो पार्ट है वो मेरा है। तीसरा है नाभिकीय निवारण, ये जो है था ही नहीं पेंसिल में। चौथा है आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, यानी कि इंटरनल मैटर में हम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो आपका ये है ऑप्शन नंबर सी जो है, उस समय जो है परमाणु प्रतिरोध की ऐसी कोई बात पंचशील समझौते में नहीं हुई थी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, तो देखिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष अलग है जो सचिदानंद सिन्हा बने थे, अध्यक्ष अलग हैं जो परमानेंट अध्यक्ष जो बने थे आपके राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष की बात कर रहा है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, डॉक्टर एच सी मुखर्जी। कौन से थे, डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे संविधान सभा के उपाध्यक्ष। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में मिला है। तो आपको पता होगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है भारत परिषद अधिनियम, इसको हम लोग कहते हैं मॉर्ले मिंटो एक्ट। क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। और इसके तहत बेसिकली दो चीज़ें हुई, पहला तो कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि CR मैं कह लूँ, सांप्रदायिक के आधार पे जो है आपका वोटिंग स्टार्ट हुआ, जिसमें कि माना जाता है, कई इतिहासकारों ने माना है कि पाकिस्तान बनने की नींव इसी अधिनियम से हुई है। और सेकंड क्या कि वायसराय काउंसिल में भारतीयों को जगह मिला, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जो थे उनको ये फर्स्ट व्यक्ति थे जिनको वायसराय काउंसिल में प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो यही अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में मिला है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, संसद सदस्यों की निरर्हता यानी अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन ले सकता है। ऑप्शन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति और भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संसद सदस्यों की अयोग्यता घोषित करने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति इसका निर्णय ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र यानी कि एसिड रेन का जो इन्फॉर्मेशन सेंटर है वो कहाँ है, तो वो है आपके ओस्लो में। ऑप्शन नंबर सी ओस्लो। ओस्लो राजधानी किसकी है, तो याद रखिएगा ओस्लो राजधानी है नॉर्वे की। किसकी राजधानी है, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और यही है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए मैंने आपको एक दिन मैप से क्लियर कट बताया था कि भारतीय समय जो है मानक समय यानी कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा, आप ऐसे समझिए, ये रेखा जो है भारत के टोटल 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें 3 का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका MP, फिर आपका उड़ीसा और फिर आपका आंध्र प्रदेश। इन 5 से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन, जो कि भारतीय मानक समय है। आंसर क्या होगा, किससे नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिए और कोशिश कीजिए आप लोग लगाने का लाइव चैट में। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। वेरी गुड, आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कट ध्यान में आना चाहिए, बिल्कुल रिवाइज करते जाना चाहिए। हर वीडियो को एटलीस्ट 2-2 बार आप देखिए, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से होते रहे। 2 दिन या 1 दिन के गैप में देखिए। चलें, आंसर क्या होगा, अन्नाईमुड़ाई होगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये है किस राज्य में है, तो याद रखिएगा अन्नाईमुड़ाई केरल राज्य में। कहाँ है, केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी आपको पता होना चाहिए अलकनंदा से है। मैंने एक बार वाटर फ्लो का आपको एक मैप दिखाया था, उस मैप के थ्रू देखेंगे तो मंदाकिनी जो नदी है वो किससे है, अलकनंदा से। तो चलते हैं एक बार फिर से हम लोग उस मैप को देख लेते हैं। देखिए, देख सकते हैं आप इस मैप में, आपको दिख जाएगा यहाँ अलकनंदा नदी है ना, इधर धौला नदी हो गई, ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गई, यहाँ से भगीरथी आती है। फिर आपको यहाँ पे आपको नजर आएगा ये रहा मंदाकिनी नदी। तो अलकनंदा आगे फ्लो होते हुए कहाँ, मंदाकिनी, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग ये सब जगह का नाम है। जब ये दोनों मिलती है, अलकनंदा, भगीरथी और मंदाकिनी तीनों मिलती है, तो इस पॉइंट पे आपका क्या होता है, ये गंगा बन जाती है। फिर आप देख सकते हैं गंगा हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी होते हुए आपका ये आपको दिखेगा बंगाल की खाड़ी में गिर रही है कौन, गंगा। चलें, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस मैप को आप कहीं ना कहीं बना लीजिए, और जब भी गंगा रिवर फ्लो या गंगा के बेसिन की बात हो रही हो कहीं पे भी, तो आप इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए, आपको काफ़ी सारा जगह भी रिवाइज हो जाएगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपके क्लियर भी हो जाए। तो मंदाकिनी नदी, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद करने वाला क्वेश्चन है। ये आपसे पूछ रहा कौन सा नदी जो है जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पे नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, कपिलधारा, दुग्धधारा, भालकुंड और भेड़ाघाट। आंसर क्या होगा, भालकुंड। याद रखिएगा भालकुंड जो है वो बीना नदी पर है। किस नदी पे है, बीना नदी पे है भालकुंड। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो पंजाब में है और हरियाणा के बॉर्डर पे है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब हरियाणा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऑलमोस्ट पंजाब हरियाणा है। आंसर क्या होगा, पंजाब हरियाणा के साथ राजस्थान शामिल है। ऑप्शन नंबर सी होगा, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जो है इससे जल प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा भाखड़ा नांगल डैम अगर बात करें किस नदी पे है, तो याद रखिएगा ये सतलज नदी पे है। किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है, भारत में आर्थिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ क्या, तो याद रखिएगा लिबरलाइजेशन में क्या था, हम लोगों ने 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो हम लोग विदेशी कंपनियों से डरते थे
क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेडिंग करने के लिए आई थी और बाद में वो धीरे धीरे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगी, या बोले कि इंडिया को गुलाम बना दी। तो इनिशियल फेजेस में हम लोग जो आपका 1947 से 1991 तक का जो सफ़र था, वो सफ़र में हम लोग विदेशी कंपनियों से काफ़ी बचते थे, उनको यहाँ एंट्री नहीं देते थे। जब लिबरलाइजेशन हुआ, उदारीकरण हुआ, तो उनके एंट्री को हमने थोड़ा सा लिबरल बनाया है। तो याद रखिएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हम लोगों ने लिबरलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ। और जब बात करेंगे इकोनॉमिक्स में लिबरलाइजेशन का, तो एलपीजी याद रखेंगे, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, वहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उनका मतलब काल के क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। पहला है केयर, दूसरा है इकरा और तीसरा क्रिसिल। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग देखेंगे। पहला फुल फॉर्म केयर का क्या है, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, और केयर बना कब था, तो 1993 में बना था। सेकंड क्या है आपका, इकरा है, तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है इकरा का फुल फॉर्म, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका जो है फॉर्मेशन कब हुआ है, 1991 में हुआ है। और थर्ड है आपका क्रिसिल, यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्रिसिल का क्या है, तो क्रिसिल का आपका फॉर्मेशन हुआ है 1987 में। तो आपको दिख रहा होगा पहले 3 फिर 2 फिर 1 इस तरह से, तो 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 में है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही नहीं है ना, सुमेलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है आपका तारापुर समिति, ये बैंक में ग्राहक सेवा से नहीं है, बल्कि तारापुर समिति जो था वो पूंजीगत, कैसा, पूंजीगत पूंजीगत खाते में रुपए के परिवर्तनीयता से रिलेटेड है। ठीक है, पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठित की गई थी तारापुर समिति, बैंकिंग में ग्राहक सेवा नहीं था। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए इकोनॉमिक में ये तृतीय क्षेत्र होता क्या है। सबसे पहले समझिए प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्शियरी सेक्टर, जिसको कि हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। प्राइमरी क्षेत्र जो होता है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, सीधा सीधा हम जमीन से जो उठा लें वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेकंड क्या होता है, इसको हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस का मतलब होता है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन आप कह लीजिए, वो आपका सेकंड में। और थर्ड अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट जो सेगमेंट है वो आपका क्या हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया। सीधा सीधा जब आप किसान हैं और जब आप गेहूं उपजा रहे हैं, तो गेहूं जो आपने निकाला वो आपका क्या हो गया, पहला सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर। दूसरा, आप उसको प्रोसेसिंग करने के लिए किसी को मिल में देंगे, तो मिल आपका क्या हो गया, जो आपका वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अब मिल वाला उसको आटे में कन्वर्ट करके फिर बेचेगा, बेचने के लिए दूर दराज गाँव में ले जाएगा, तो ले जाने का जो काम होगा वो आपका टर्सरी सेक्टर में होगा। पहले तो एकदम क्लियर कट रखिए माइंड, ठीक है। अब कह रहा है आपको तीसरा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए व्यापार और परिवहन, क्योंकि ये व्यापार मैंने बताया ले जाना जो है वो तीसरा सेक्टर का होगा। परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग सीमा, ये भी देखिए सर्विस सेक्टर का पार्ट है। वानिकी और मत्स्यिकी ये आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, देखिए, है ना। फॉरेस्ट और फिशरीज जो है वो आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, जो ओरिजिन वहीं से इनिशिएट होता है। तो आंसर क्या होगा, केवल थर्ड, ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा 1B3। क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो देखिए राजकोषीय नीति का जो है उद्देश्य नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन और धन तथा आय का नियोजित वितरण। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपको दिख रहा होगा, राजकोषीय नीति में ये जो है अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये आपका नहीं है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो खाद्य प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, उसमें खाद्यान्नों का वितरण भी होगा, खरीद भी होगा, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव भी होगा, खाद्यान्नों का निर्यात नहीं होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट हम नहीं करते हैं किसी और कंट्री वगैरह में। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है। तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका CSO। आपने इनका नाम सुना होगा, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये जो है आपका डिसाइड करती है क्या, औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 35, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर प्रस्तुत हुआ था। अच्छा, ये CTT क्या है, इसको हम लोग कहते हैं कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। क्या कहते हैं, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसकी शुरुआत कब हुई है, आपसे पूछ रहा है। तो इसकी शुरुआत हुई है 2013-14 से, ये आप ध्यान में रखेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का। कमोडिटी ट्रांसफर टैक्स, ट्रांजैक्शन टैक्स की शुरुआत हुई है कब, 2013-14 से, जिसको हम कहते हैं वस्तु लेन देन कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब हुई है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं आता तो याद कर लीजिएगा। इसकी शुरुआत हुई है 1985 से, कब हुई है, 1985 से द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई है जो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है आकाशदीप पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन है आपका यशपाल, जयशंकर प्रसाद, अमृत प्रीतम और कुलदीप नायर। तो आंसर क्या होगा, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये है आपका रुड़की में। कहाँ है, रुड़की में है आपका केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और मैंने आपको बताया है कि आलम आरा जो है 1931 में बनी थी। कब बनी थी? 1931 में आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी और इसके निर्माता जो है वो कौन थे? वो थे आर देसर ईरानी। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार एग्जाम के लिए, हो सकता है सेंट्रल एग्जाम में भी आपसे पूछ दे। इसके अनुसार जो भारत की जो है कुल जनसंख्या है, ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ऑप्शन है 13 करोड़, 13 करोड़ यहाँ है, 14 करोड़ यहाँ, 10 करोड़। तो 10 करोड़ तो हमारा इनिशियल ही था, उस टाइम ही था। आंसर हमारा बी, सी या डी में से है, तो याद रखेंगे 10 करोड़ 7,25,310 ये हमारा क्या है, आंकड़ा है 2022 जाति आधारित जनगणना का, जो कि कब हुआ है प्रकाशित? तो 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ है। कब हुआ है? 2 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसको चुना गया है। तो देखिए, शांति के लिए चुना गया है नरगेस मोहम्मदी को। किसको? नरगेस मोहम्मदी को चुना गया है, जिन्होंने कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, है ना। चलें, कहाँ? ईरान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, जो प्रतिवर्ष जो है ग्लोबल जेंडर गैप, जेंडर गैप का मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो डिस्पैरिटीज है, नंबर ऑफ, वो किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या बताया जाता है। तो ये बताया जाता है WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड, यहाँ है इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है वो ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस सूची में जो भारत का स्थान है वो है 2023 में 127वां। कौन सा है? 127वां है। और जब बात कर ले पहला स्थान, तो पहला स्थान है आयरलैंड का। ठीक है, किसका है? आयरलैंड का है ग्लोबल जेंडर गैप में, और भारत का 127वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्था सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो याद रखेंगे, ये जो आयोजित किया गया है ये सैन्य अभ्यास, ये भारत और मालदीव के बीच में। कौन सा है? इक्था जो है वो भारत और मालदीव के बीच में। भारत श्रीलंका के बीच में याद रखिएगा स्ली नेक्स होता है। क्या होता है? स्ली नेक्स होता है। ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति होता है। क्या होता है? समुद्र शक्ति जो है वो होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और भारत और जापान के बीच में होता है धर्म गार्जियन। क्या होता है? धर्म गार्जियन जो होता है वो होता है भारत और जापान के बीच में। फिलहाल ये एकता के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारत और मालदीव याद रखिएगा, वो एकता सैन्य प्रणाली है, एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 की थीम क्या है। तो थीम जानने से पहले समझिए कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया कब जाता है। तो हर वर्ष जो है ये मनाया जाता है आपका 31 मई को। 31 मई का मतलब अप्रैल में, 5वां महीना। 31 मई को हर साल जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और इस साल इसकी थीम है ग्रो फूड नो टोबैको, यानी कि आप खाना को उपजाइए, तंबाकू को नहीं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है। तो याद रखेंगे, साक्षी कुमारी का संबंध जो है वो कबड्डी से है। किस खेल से है? कबड्डी से है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा। तो देखिए, जब बात कर रहा है कहाँ किया जाएगा, तो इससे पहले हम लोग 18वां जान लें। 18वां जो G20 सम्मेलन है वो इसी साल 2023 में सितंबर के आसपास इंडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। ये आपको याद रखेंगे, 18वां इंडिया में हुआ था। जब बात करें हम लोग 19वां, तो याद रखिएगा 19वां G20 सम्मेलन कहाँ होगा? ब्राज़ील के डेरियो जो शहर है आपका, रियो डी जेरियो, वहाँ पे होगा। कौन सा? 19वां जो है आपका G20 सम्मेलन। और 18वां कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता था। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है आपका 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए, आरियाना सबालेंका। किसने जीता है? आरियाना सबालेंका ने जीता है महिला एकल का खिताब, ऑस्ट्रेलियन जो सबसे पहला होता है। और जब हम मेल की बात करेंगे, तो मेल किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है एकल पुरुष का खिताब ऑस्ट्रेलियन ओपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है। तो याद रखेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत हुई है उड़ीसा में। कहाँ हुई है? उड़ीसा में हुई है मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ईरान, मिस्र, UAE और अफगानिस्तान। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है नया सदस्य नियुक्त किया गया किसको? मिस्र को। किसको? मिस्र को। अच्छा, मिस्र की राजधानी क्या है? मिस्र की राजधानी है काहिरा। हिंदी में कायरो लिखा जाता है, और सॉरी इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहते हैं? काहिरा कहते हैं। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? याद रखिएगा, वो है आपका शंघाई में। कहाँ है? शंघाई में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो याद रखिएगा, NVS-01 को GSLV F12, किससे? GSLV F12 से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोरेक्स निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो सबसे पहले तो देखिए, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या है, ये मैंने बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फॉर्मूला है Na2B4O7 × 10H2। अब आपको पूछ रहा है कि इनमें से क्या, किस धातु का अयस्क है, मतलब कौन सा धातु निकाला जाता है। ऑप्शन में देखिएगा, आपको दिख जाएगा सोडियम वो धातु है, क्योंकि ना तो इसमें मैग्नीशियम है, ना पोटेशियम है, ना एल्युमिनियम है। ठीक है, सोडियम वो धातु है जिसका अयस्क कौन सा है? बोरेक्स है। ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे, फॉर्मूला याद रखिएगा, Na2B4O7 × 10H2O, ये आपका क्या है? बोरेक्स का फॉर्मूला है। और इससे क्या निकाला जाएगा? इससे सोडियम निकाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, कणों को उनके वेग के बढ़ते क्रम में विकल्प में चयन करें। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जिसका जो मास यानी कि जिसका द्रव्यमान जो है वो अधिक होगा, उसका वेग क्या होगा? उसका वेग कम होगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें किसकी? अल्फा कण की। याद रखिएगा अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के इक्वल होता है, और हीलियम के पास क्या है? 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी 2 है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, 1/2000वां हिस्सा होता है प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, तो सबसे ज़्यादा मास इसके पास है। तो याद रखिएगा सबसे कम जो है वेग इसी का होगा, और वेग को बढ़ते क्रम में बोला है, मतलब सबसे पहले हम लोग छोटा लेंगे, तो अल्फा कण यहाँ भी है और यहाँ भी है। नाउ द सेकंड थिंग, आपको मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन का मास का 1/2000, 1900 समथिंग 34 के आसपास है। तो 1/2000 होता है किसका? प्रोटॉन के मास का। कौन? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होगा, और सबसे हल्का होगा तो सबसे तेज जो है भागेगा। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन सबसे तेज भागने वाला है। क्लियर? तो मैंने सिर्फ अल्फा कण से आपको इक्वेट करके बता दिया। अब बात समझिएगा, अल्फा कण को हीलियम पार्टिकल से इक्वेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। पहले अल्फा कण का वेग होगा, फिर न्यूट्रॉन का वेग थोड़ा ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का थोड़ा और ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा वेग होगा। पूछ रहा उनके वेगों के बढ़ते क्रम में चयनित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता का गुण पाया जाता है। तो देखिए श्यानता का गुण पाया जाता है द्रव और गैस दोनों में। ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। अच्छा ये है क्या? याद रखिएगा दो डिफरेंट लेयर जब आपस में टकराते हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम लोग श्यानता कहते हैं। ठीक है, और ये द्रव में भी होता है और गैसों में भी होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो सबसे पहले ये समझिए डब्ल्यूबीसी का यानी व्हाइट ब्लड सेल का जो है जीवन काल लगभग 4 दिन के आसपास होता है, 4 डेज होता है। और जब बात करेंगे आरबीसी का, तो आरबीसी का 4 मंथ होता है, ऐसे याद रखिए। क्या होता है? 4 मंथ होता है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो 4 मंथ का मतलब लगभग 120 दिन है ना। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 120 दिन जो है वो आपका क्या होता है? आरबीसी का जो है जीवन काल होता है, मतलब इतने दिनों तक वो आपके शरीर में रह के वापस से डेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए जो थ्योरी दिया है वो किसने दिया है? वो दिया है पास्कल का सिद्धांत ने। किसने दिया है? पास्कल के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? देखिए अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो, क्या ना हो? दिशा ना हो। तो आप अब सोचेंगे कि दिशा का मतलब क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं? तो जिसमें आपका दिशा होता है वो आपका सदिश राशि होता है, उसको हम लोग सदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं हो उसको अदिश राशि कहते हैं। और ये आपका अदिश हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसमें, और सदिश का मतलब मैग्नीट्यूड के साथ यानी कि आयाम के साथ साथ दिशा भी हो। तो आपसे पूछ रहा कि कौन एक अदिश राशि है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान एक अदिश राशि है। क्या है? द्रव्यमान एक अदिश राशि है, बाकी संवेग, वेग और कोणीय वेग एक सदिश राशि है। अच्छा द्रव्यमान जैसे आया वैसे ही फिर हम लोग एक भार वर्ड पढ़ते हैं। याद रखिएगा भार होता है mg। अभी लास्ट वाले सेट में मैंने बताया था कि 2 kg किसी का द्रव्यमान है तो भार क्या होगा? तो g यानी 9.8 से मल्टीप्लाई करके 19.6 लाया था लास्ट सेट में हम लोगों ने। क्लियर? याद रखिएगा भार क्या है? एक सदिश राशि है, और द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? देखिए वापस से एक रिपीटेड क्वेश्चन है, और समझ लीजिए आप परिक्रमण के कारण। किसके कारण? परिक्रमण के कारण जो है वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सुमिलित कीजिए वापस से। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर रहे हैं। आप लोग खुद से देखिए और जल्दी जल्दी से आंसर टाइप करके बताइए कि क्या होगा। जैसे जी मार्कोनी, जेल बेर्ड देखिए टेलीविजन का, ये मुझे पता है। जी मार्कोनी भी पता है, रेडियो का, ये भी सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ये आपके कौन है? टेलीफोन के, ये भी है। और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन है, बिल्कुल सही है। हालांकि थॉमस अल्वा एडिसन को हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए भी कंसिडर करते हैं, है ना, बल्ब के लिए। लेकिन फिलहाल ग्रामोफोन भी किन्होंने बनाया है? थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया है। तो ऑप्शन में 1 2 3 4 नजर आ रहा होगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर? ये बहुत आसान सा है और इतना बेसिकली सबको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाइड्रोजन गैस गुब्बारा, गैस भरा गुब्बारा। अब देखिए सदैव हवा में ऊपर उठता है, मतलब क्या हल्का भी भरेंगे तो ऊपर उठेगा? जरूरी नहीं है। हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को पढ़िएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। हवा में तभी ऊपर जाएगा जब उसका कुल भार जो होता है वो वायु जितना हम लोग डाल रहे हैं उसमें विस्थापित कर रहे हैं उससे बहुत कम हो, तभी उसको ऊपर लेकर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी और सीधा बनेगा? वंस मोर एक रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाना चाहिए अभी तक ये क्वेश्चन आपके लिए। अवतल दर्पण इसको कहते हैं जो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, इसका ये प्राइमरी एक्सिस हो गया, है ना। प्राइमरी एक्सिस में ये आपका क्या? सी, ये एफ और ये पी। हम लोग को पता है कि जब एफ और पी के बीच में किसी को रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, यहाँ बनेगा, और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। तो आंसर रखिएगा या किसके किसके बीच में? फोकस और ध्रुव। पी को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य हो। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिपथ में धारा है। तो देखिए परिपथ में आपको दिख रहा होगा ट्रायंगल, लेकिन हम लोग को 2 ही तरह का सिखाया गया है। एक तो सिखाया गया है जो आपका समांतर हो, और एक सिखाया गया है जब श्रेणी क्रम हो। और ये जो आपको दिख रहा है ना रोड टूटा हुआ, ये बेसिकली प्रतिरोध है। और देखिए प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, मैं इस फिगर को थोड़ा कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ये तो आपका एक लाइन है ही, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा कि पैरेलल है या क्या है। यहाँ से आपका ये जो उठा है, तो यहाँ से मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे सीधा कर देता हूँ, और ये एक है, और फिर ये एक है, और ये आके इससे जुड़ गया है, यहाँ पे आके इससे जुड़ा हुआ है।
ऐसे है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों जब साथ जुड़ेंगे तो ये इसके समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध जुड़ जाता है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 2 ओम यहाँ है और 2 ओम यहाँ है, ये ऐड होकर हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। और फिर ये नीचे 2 ओम है, तो अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट समांतर क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा तो क्या होगा, 1 बाय में होता है, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि 1 बाय आर इज इक्वल टू 1/4 ओम और प्लस 1/2 ओम। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम। एलसीएम लेंगे तो 4 ओम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल टू कितना, 3 ओम, यानी नेट जो आर है वो आपका आ जाएगा 4 ओम बाई 3 ओम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, एक लाइन को पैरेलल में लाया और पैरेलल में जब लाएंगे तो 2 आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा, 1 आपका समांतर क्रम में हो जाएगा। फाइनल जो है नेट आर आ गया आपके पास। और क्वेश्चन में देखिए आपको वी भी दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा आई, तो हम लोग को पता है वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी बाय आर। तो वी क्या है, 2 ओम है, 2 वोल्ट है, और आर अभी देखा था हम लोगों ने 4/3 था, तो 3 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो 3 दूनी 6/4 कितना आएगा, 1.5 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, आई को एम्पियर से करते हैं हम लोग, तो 1.5 एम्पियर आएगा, क्योंकि 6/4 इज इक्वल टू 3/2, 3/2 का यानी कि 3 को आधा करेंगे तो 1.5 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर, चलें आगे नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन में कभी फंसीएगा मत, फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है। आपसे नहीं है बोल रहा है, मोमबत्ती जब जलेगा तो कार्बन का सब कुछ निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कालिख निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, धातु के एनिमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है, तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट की जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, बेसिक होती है। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Ca3 होल PO4 होल 2। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, Ca3 PO4 होल 2 ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, और वो क्या होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो देखिए आपको क्वेश्चन में पढ़िएगा ऑप्शन तो क्लियर कट हो जाएगा। सभी धातु तन्य हैं, सभी अधातु तन्य होते हैं, सामान्यतः धातु तन्य होती है, ये ऑप्शन सही है। क्लियर, कुछ ही ऐसे मेटल हैं जो तन्य का मतलब जिसको खींच के लंबा नहीं बनाया जा सकता, कुछ ही हैं जो नहीं होते हैं, लेकिन सामान्यता का मतलब जनरली। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। आपसे पूछ रहा है जहाँ पे जीवन नहीं नजर आ रहा हो कोशिका में, वो क्या है, वो है वैक्यूल। कहाँ है वैक्यूल, कहाँ है रिक्तिका, ऑप्शन नंबर बी। तारक का है सेंट्रोसोल, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो खैर हम लोग जानते हैं एनर्जी का फॉर्मेशन ही होता है, तो ये आपका वैक्यूल होता है जहाँ क्या हो, निर्जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है आपका, राइबोसोम है, नाभिक है, माइटोकॉन्ड्रिया है और सूक्ष्म नलिका है। तो याद रखिएगा जो आपका कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाता है, किसको, नाभिक को। क्यों, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के अंदर पहले से ही किसी और कवच के अंदर रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं, नाभिक जो है कोशिका का सबसे बड़ा भाग है और महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो भी एक सेल का अंदर छुपा होता है। जैसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं वैसे ये भी एक अंदर भी सेल के अंदर रहता है, तो कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी और सिरा में रक्त का पीएच कैसा होगा। सबसे पहले समझिए कि धमनी क्या है और सिरा क्या है। सिरा में जो होता है वो O2 यानी ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसको हम वेन कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। इसमें आपका ऑक्सीजन भी रहता है, प्लस इसमें जितने भी आपके मतलब सीधा सीधा समझिए कि ये आपका क्या अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध है। तो जो अब बात कर लें कि सिरा, सिरा में याद रखिएगा आपका सिरा का पीएच वैल्यू जो होता है वो अधिक होगा, क्योंकि O2 नहीं है, तो यानी ये कैसा गुण होगा, इसका क्षारीय गुण होगा। ठीक है, और जो आपका आर्टरी है, धमनी है, इसका क्या है, O2 वगैरह और भी अदर मिनरल्स है, तो ये आपका क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एसिडिक का मतलब पीएच वैल्यू कम होना और क्षारीय का मतलब अधिक होना। तो अब आप ऑप्शन में देखिएगा कि कौन सा में कम है और कौन सा में अधिक है। तो धमनी में अधिक है, ये गलत है, धमनी में कम है और सिरा में अधिक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। याद रखिएगा सिरा का जो खून होता है वो हल्का क्षारीय होता है, आप सीधा सीधा ऐसे भी याद रख लीजिए, और धमनी का जो होता है थोड़ा सा एसिडिक होता है। एसिडिक है तो इसका पीएच वैल्यू कम होगा और इसका पीएच वैल्यू अधिक होगा, ये ध्यान में रखेंगे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 सॉरी, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। तो देखिए ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, समुद्री घोड़ा, वो वास्तविक रूप से मछली है। चले, मछली का मतलब उस तरह का गुण रिप्रेजेंट कर रहा है ये। नेक्स्ट है, जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, आंसर क्या होगा, बारबरा मैकलिंटोश, इन्होंने क्या किया है, जंपिंग जिन का सिद्धांत दिया है। चलें आगे। और इसी के लिए जो है इनको 1983 में चिकित्सा का नोबेल मिला है। किसके लिए, जंपिंग जिन के लिए चिकित्सा का नोबेल 1983 में मिला है। जैसे 1983 आता है तो क्रिकेट चाहने वालों को, पसंद करने वालों को याद आएगा 1983 का वर्ल्ड कप। इंडिया ने सबसे पहला वर्ल्ड कप 1983 में वेस्ट इंडीज़ को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम क्या है। तो देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्सीजन, ये 2 में नजर आ रहा है। और सबसे कम क्या पाया जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही होगा, ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फिर कैल्शियम। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये कोई मत समझ लीजिएगा कि जो है आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे होगा, ये अगर सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की रिलेटिव स्पीड जो होती है वो सबसे कम होती है। जब हम सांस लेते हैं तो 70% से ज़्यादा नाइट्रोजन होने के बाद भी हमारे सांस में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग नहीं के बराबर होती है, क्योंकि उसका रिलेटिव स्पीड कम है। बहुत ध्यान से कभी आराम से समझेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सुमेलित नहीं है? यानी पादप हार्मोन जो है कौन कौन सा है वो तो दिया हुआ है, कौन सा गलत है वो आपको दिया हुआ है। तो देखिए आपने देखा ऑप्शन नंबर ए फल पकाने वाला, यही गलत है, क्योंकि फल पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज़ होता है, C2H2, जिसको एथिलीन भी कहते हैं। मेरी बात समझे, फल पकाने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। अब ऑप्शन में और भी बाकी पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाए। जैसे जिब्रेलिन जो है वो बौने पौधे की लंबाई के लिए होता है, ये याद कर लीजिए, सही है। साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन में होता है, सेल डिवीजन में, ये भी याद कर लीजिए। और एस्बेसिस एसिड जो होता है वो वृद्धि रोकने के लिए होता है, ये भी याद कर लीजिए। अच्छा, वृद्धि रोधक जो है वो आपका एस्बेसिस है, और वृद्धि बढ़ाने के लिए ऑक्सीन का यूज़ होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, बात समझे। फल पकाने के लिए C2H2 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका गलत है पादप हार्मोन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, तो याद रखिएगा रासायनिक परिवर्तन में जो है ना होता है वो एनर्जी बनता भी है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी होता है। तो देखिए अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति दोनों है, बाकी ये सारा गलत है। जैसे पूछ रहा है अभिक्रिया करने वाले पदार्थ बनने वाले उत्पाद के में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये गलत है। 2 लीटर दूध को लेके या 2 किलो दूध को लेके दही जमाइए और उसको वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा उसके वेट में मार्जिन आ जाता है। केवल संरचना परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। अवक्षेपण या प्रिसिपिटेट का निर्माण नहीं होता, ये भी गलत है। जैसे हम लोग दूध में नींबू डाल दें तो क्या बनेगा, आपका पनीर बनेगा, तो वो क्या है, प्रिसिपिटेट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति, यानी कि ऊर्जा या तो एब्जॉर्ब करता है या छोड़ता है। नेक्स्ट है जंग एक मिश्रण है, यानी कि रस्ट जब लगता है तो वो किस किस चीज़ का मिश्रण है? तो याद रखिएगा ये Fe2O3 और FeOH3, इन दोनों का मिक्सर को हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ठीक है, जंग मतलब लड़ाई वाला जंग नहीं, रस्टिंग जो लोहे में जंग लगता है वो बात कर रहे हैं। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉग जो है वो किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, स्मॉग में क्या पार्टिकल भी होता है और पानी का मात्रा भी होता है ना। तो देखिए आपका बर्फ, पानी। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी दोनों होता है, दोनों मिलकर क्या बनता है, स्मॉग बनता है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आज हमारे इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो सर्वोत्तम चालक में आपको देख लेंगे कौन सा है, समुद्री जल, यानी कि जो इम्प्योर वाटर है जिसमें बहुत कुछ मिला हुआ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और जो एकदम प्योर वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। जो आपका डिस्टिल्ड वाटर है वही आपका ऑप्शन नंबर डी है, आश्वित जल जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। और जब सर्वोत्तम उदाहरण की बात करेंगे सर्वोत्तम चालक की, तो क्या होगा, समुद्री जल होगा। तो आई होप आपको इस सेट में मजा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।